हेलो फ्रेंड्स, नई पोएम हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट बाय जॉन कीट्स। ये पोएम कीट्स ने शुरू करी थी सितंबर अक्टूबर 1818 में, जब वो अपने ब्रदर टॉम को नर्स कर रहा था, जो कि काफ़ी बीमार था। इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है दिसंबर 1818 में। कीट्स ये पोएम फिनिश करता है अप्रैल 1819 में, या रादर ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि वो लेफ्ट इट अनफिनिश्ड, क्योंकि इंटेंशन तो एक एपिक का था, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट थी, जो कि 12 बुक्स में लिखी गई थी। कीट्स ने ये बुक, ऐसे ही इंटेंशन तो वही था, लेकिन कीट्स ने ये बुक 2 कंप्लीट बुक लिखी हैं और उसके बाद एक आधी बुक लिखी है, यानी 2.5 बुक कंप्लीट करी कीट्स ने, और उसके बाद फिर ये काम उसने छोड़ दिया। और फिर उसने टर्न किया अपना ओड्स को, जो 6 कीट्स की जो ओड्स हैं, रिमार्केबल ओड्स हैं, जैसे ओड्स टू नाइटिंगेल है, ओड टू ग्रेसियन अर्न हो गई, ओड टू मेलंकली हो गई, उसकी ग्रेट ओड्स है, वो समर में कंप्लीट करता है 1819 में। और उसके बाद फिर वो शिफ्ट होता है द फॉल ऑफ हाइपेरियन, जो कि पोस्टमसली कीट्स के डेथ होने के काफ़ी सालों बाद 1856 में पब्लिश होती है। लेकिन ये तीनों बुक किताबें लिखी गई थी या पोइट्री लिखी गई थी 1819 में ही। सो कीट्स का जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर है वो 1819 का ईयर है। और ये एक बार नेट में सवाल भी आया था। जो थीम है हाइपेरियन का वो ये है कि द वॉर बिटवीन टाइटन्स। ये टाइटन्स जो हैं अर्ली जनरेशन ऑफ गॉड्स हैं, एंड जो लेटर जनरेशन ऑफ गॉड्स हैं वो ओलंपियंस हैं। जो ओलंपियंस हैं उन्होंने हरा है टाइटन्स को, और अब नए सेट ऑफ गॉड्स आ गए हैं। ओलंपियंस जो हैं वो टाइटन्स के ही ऑफस्प्रिंग्स हैं, यानी टाइटन्स जो पुराने गॉड हैं वो पेरेंट्स थे। ओलंपियंस जो बच्चे हैं अब वो नए गॉड्स बन गए। जो टाइटन है उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है वो सैटर्न था, वो किंग था इनका, टाइटन्स का। उसके बाद हाइपेरियन है। हाइपेरियन जब ये पोएम शुरू होती है वो अनडिफीटेड गॉड है, वो गॉड ऑफ सन है, और वो स्टिल गॉड ऑफ सन है, वो अनडिफीटेड है एज ऑफ नाउ। जब ये पोएम ख़त्म होती, अगर पूरी पोएम होती तो फिर हाइपेरियन को डिफीट कर देता अपोलो, लेकिन क्योंकि वो कंप्लीट हुई नहीं है तो हाइपेरियन अभी फिलहाल गॉड ऑफ सन है। ओशियानस जो था वो टाइटन्स का गॉड ऑफ सी था, या ओशन का गॉड हुआ करता था, जो कि डिफीट हो गया। अब ओलंपियंस में सैटर्न द किंग को रिप्लेस करता है ज्यूस या जुपिटर या जोव, और वो बेटा ही होता है सैटर्न का, तो अपने फादर को रिप्लेस करता है जोव। और ये वही गॉड है जिसके हाथ में थंडर है, जैसे इंद्र के हाथ में वज्र है तो ज्यूस के हाथ में या जुपिटर के हाथ में थंडर है। सन को रिप्लेस करेगा अपोलो, सो अपोलो विल बी द गॉड ऑफ सन, ओलंपियंस का गॉड, और वो गॉड ऑफ पोइट्री और म्यूजिक भी है। ओशियानस को रिप्लेस कर दिया है नेपच्यून ने, सो नया गॉड ऑफ सी जो है या ओशन जो है वो नेपच्यून है। सो जब ये फॉलन गॉड्स टाइटन्स जब अपनी स्पीच देंगे तो उनमें ओशियानस जो है एक सेज लाइक एक विजडम है उसके पास, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच ओशियानस देगा, जिसमें वो ये कहेगा कि चेंज जो है वो इनएविटेबल है। चेंज कुदरत का, नेचर का नियम है, चाहे वो सडन चेंज हो रिवोल्यूशन के रूप में, या ग्रेजुअल चेंज हो इवोल्यूशन के रूप में, लेकिन चेंज होता है और वो बेटरमेंट के लिए ही होता है। ये नेचुरल चीज़ है। और जो चीज़ जो टाइटन्स हम डिफीट हुए हैं और जो ओलंपियंस हैं, तो ओलंपियंस हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब कीट्स ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ करता है तो वो ट्रुथ के लिए यूज़ कर रहा है, यानी जो ओलंपियंस हैं ज़्यादा ट्रुथफुल हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं हमसे, और वो डिज़र्व करते हैं हमको रिप्लेस करना। और ये रियलिटी है और इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये जब स्पीच है, ये स्पीच फंडामेंटल टू दिस पोइट्री है। जो क्रक्स है इस पोइट्री का, इस हाइपेरियन का, वो यही ओलंपियन की ओशियानस की स्पीच है। और जब हम पहुँचेंगे इस स्पीच में तो हम इसको फिर ढंग से पढ़ेंगे। कीट्स की हाइपेरियन जो है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है बाय पैराडाइज लॉस्ट ऑफ मिल्टन। सो जहाँ मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है एंड इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स जो है, यानी वो राइम नहीं करती है, ऐसे ही हाइपेरियन भी जो है वो भी एक एपिक है, और वो भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो सेटन और उसके जो लीजेंड्स हैं वो फॉलन एंजल्स हैं, वो आउटकास्ट हैं, उनको हेवन से हटा दिया गया है, हरा के उनको नीचे हेल में भेज दिया गया है। ऐसे ही जो टाइटन्स है वो भी ओलंपियन से हार गए हैं, और हारने के बाद अब वो इधर उधर छुपते फिर रहे। फिर
जो फॉलन एंजल्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में, वो बुक 2 में एक काउंसिल करेंगे और उसमें सेटन और जो फॉलन एंजल्स हैं, जो उसके लीजेंड्स हैं, वो डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें जो पैराडाइज हमारा छूट गया है उसको हमें वापस रीगेन करना है। ऐसे ही काउंसिल यहाँ पे हाइपेरियन में भी होगी, जिसमें जो टाइटन्स हैं वो अपना अपना ओपिनियंस देंगे किस तरीके से उन लोगों को वापस रीगेन करना है जो उन्होंने लॉस कर लिया है। फिर एपिक की एक क्वालिटी होती है कि वो इन द मिडल ऑफ द थिंग्स में शुरू होता है, इन मीडियास रेस। कुछ इवेंट्स जो हैं ऑलरेडी पहले हो चुके होते हैं और वो सीधे मिडल ऑफ द थिंग्स में शुरू होता है। यही क्वालिटी हम देखते हैं दोनों मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में भी और जॉन कीट्स के हाइपेरियन में भी। फिर एक और चीज़ जो होती है वो एपिक में, वो एपिक सिमिलीज होती है। तो पैराडाइज लॉस्ट में काफ़ी एपिक सिमिलीज हैं जो कि हमें यहाँ पे हाइपेरियन में भी देखने को मिलेंगी। तो अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है हाइपेरियन, कीट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो फिर इसको छोड़ा क्यों, बीच में क्यों छोड़ा और इसे कंप्लीट क्यों नहीं किया कीट्स ने? सो अकॉर्डिंग टू द पब्लिशर्स, द हॉस्टाइल रिसेप्शन गिवन टू एंडीमियन डिस्करेज कीट्स। सो एंडीमियन उसकी एक पोएम थी जो पहले पब्लिश हुई थी और उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रिसेप्शन नहीं मिला था, जिसकी वजह से कीट्स डिस्करेज हो गया, ये पब्लिशर कह रहा है। कीट्स का अपना ओपिनियन जो है वो ये है कि कीट हिमसेल्फ सेड that he gave it up because of the excessive Miltonism of the style. सो मिल्टन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उसकी पोइट्री में, जिसको कि वो नहीं पसंद कर रहा था। देयर वर टू मैनी मिल्टोनिक इन्वर्जन्स इन इट। कीट की ये अपना एक स्टेटमेंट है, राइट। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हाइपेरियन का। अब हम लाइन टू लाइन्स को शुरू करते हैं। हाइपेरियन जो है वो एन एपिक है, और एपिक हमें पता है वो मिडास रियाज में शुरू होती है, यानी इन द मिडल ऑफ द थिंग। कुछ इवेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। इस केस में जो टाइटन्स हैं वो हार चुके हैं बाय ओलंपियंस। ओलंपियंस अब नए गॉड बन गए हैं, जिनका कि जो किंग है वो जोव है या जुपिटर है, और जो टाइटन्स का हारा हुआ जो किंग है वो सैटर्न है, और वो अब एक डीप एंड डार्क एंड आइसोलेटेड वैली में और वो रेस्ट कर रहा है हारने के बाद। सो बुक 1 हम शुरू कर रहे हैं। डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ अ वेल। एक वैली में, वेल में यानी वैली में, एक डीप वैली में जहाँ पे कंप्लीट शेडी वैली है। शेडी का मतलब वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है और सैडनेस है। सैडनेस क्योंकि अब जो किंग है वो हारा हुआ किंग है, वहाँ पे अब वो रेस्ट कर रहा है, छुपा हुआ है कह सकते हैं, ये रेस्ट कर रहा है, अपने जो वूंड्स हैं उनको नर्स कर रहा है। फार संकन फ्रॉम द हेल्दी ब्रेथ ऑफ मॉर्निंग। और ये जो आइसोलेटेड वैली जो है वो इतनी आइसोलेटेड है कि वो जो हेल्दी ब्रेथ ऑफ द मॉर्निंग की जो रिफ्रेशिंग जो ब्रीज होती है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। फार फ्रॉम द फेरी नून। और जब नून होता है, जब मिड डे होता है, उस समय तो जो सन होता है बहुत फेरी होता है, अपने पूरे पावर के साथ होता है, वो लाइट भी वहाँ इतनी डीप वैली में नहीं पहुँच पाती है। एंड ईव्स वन स्टार। और जो इवनिंग स्टार है यानी जो वीनस है, उसकी लाइट भी जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। सैट ग्रे हेयर्ड सैटर्न। और इस डीप वैली में एंड डार्क वैली में एंड आइसोलेटेड वैली में जो बैठा हुआ है सैटर्न, और वो ग्रे हेयर्ड है। ग्रे का मतलब हो गया वो बूढ़ा हो चुका है सैटर्न, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, क्वाइट एज अ स्टोन। और वो जैसे स्टोन बिल्कुल शांत होता है, इसी तरीके से सैटर्न जो है वो भी क्वाइटली बैठा हुआ है। स्टिल एज द साइलेंस राउंड अबाउट हिज लेयर। और उसकी लेयर यानी गुफा यानी वो प्लेस जहाँ पे कि सैटर्न है, वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस जिस तरीके से है, उस तरीके से वो उतने ही साइलेंट में सैटर्न भी बैठा हुआ है। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट हंग अबव हिज हेड लाइक क्लाउड ऑन क्लाउड। और जिस तरीके से आसमान में हमें क्लाउड्स दिखते हैं, उसके ऊपर और क्लाउड्स दिखते हैं, उसके ऊपर और क्लाउड्स दिखते हैं, इसी तरीके से सैटर्न के ऊपर या पहाड़ी में भी फॉरेस्ट के ऊपर फॉरेस्ट हैं। सो इतना थिक फॉरेस्ट कवर है इस इलाके में जहाँ पे कि सैटर्न जो है इस समय रेस्ट कर रहा है। नो स्टिर ऑफ एयर वॉज देयर। और वहाँ पे हवा जो थी वो थी, लेकिन वो हवा मूवमेंट करने वाली हवा नहीं थी, वो स्टिल हवा थी। नॉट सो मच लाइफ एज ऑन अ समर्स डे, रॉब्स नॉट वन लाइट सीड फ्रॉम द फेदर्ड ग्रास, बट वेयर द डेड लीफ फेल देयर डिड इट रेस्ट। जिस तरीके से समर में हवा तो चलती नहीं है, तो जो सीड जब नीचे गिरता है पेड़ से, या फिर कोई डेड लीफ जब गिरती है, सूखी हुई पत्ती जब नीचे गिरती है, तो वो वहीं पे रहती है, वो उड़ती नहीं है, क्योंकि उसको विंड होती नहीं है उड़ाने वाली। इसी तरीके से इस वैली में भी कोई विंड नहीं थी जो कि पत्ते या सीड को उड़ा सके।
A stream went voiceless by, still reddened more by reason of his fallen divinity spreading a shade. एक स्ट्रीम भी जा रही थी, बट वो स्ट्रीम जो थी वो कंप्लीट वॉइसलेस स्ट्रीम थी. इट और वो उसकी नॉइजलेसनेस वॉज फर्दर डीपेंड बिकॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ ग्रेट गॉड. सेटन जो था वो गिर गया था, तो वहाँ पे एक पूरा मेलंकली एक सैडनेस थी वहाँ पे, और इस वजह से जो स्ट्रीम थी वो और ज़्यादा वॉइसलेस होके मूव कर रही थी. द नायाड मिड हर रीड्स प्रेस्ड हर कोल्ड फिंगर क्लोजर टू हर लिप्स. और नायाड जो है वो वाटर निम्फ है. तो जल में जो परी होती है उसको वाटर निम्फ बोलते हैं, और वो रीड्स के बीच में है, यानी जो स्ट्रीम है उसमें जो पत्तियाँ होती हैं, जो घास उगती है उसके बीच में ये वाटर निम्फ है, और वो वहाँ से प्रेस कर रही है अपने फिंगर को अपने लिप्स में, जैसे इस तरीके का इशारा कि चुप हो जाओ. सो जिस तरीके से क्लासरूम में कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है तो टीचर जो बच्चों को एक शांत होने का इशारा करती है, उसी तरीके से नायाड जो है, वाटर निम्फ जो है, वो भी बोल रही है उन रिपल्स को, जो रिपल्स बन जाते हैं वाटर में, स्ट्रीम में, और वो आवाज़ करते हैं उनको आवाज़ ना करने के लिए. तो ये सारा का सारा एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि टाइटन जो हार गए हैं, सेटन जो वो अपने उसने थ्रोन लूज कर दिया है, तो सारा एटमॉस्फेयर एक ग्लूम का है, एक सैडनेस का है, और एक साइलेंस है एंड स्टिलनेस अराउंड सैटन है, राइट. सो फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे. थैंक यू.